पे पहुंचने लगे हैं। और आज के दिन पे हम लोग बहुत कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे जो कि सीधा सीधा पेपर में आता है। मतलब आखिरी के 2 दिन में हम लोग जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का आज का लेक्चर, वैसे सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा, इन 2 दिनों में हम वो सब पढ़ेंगे जिसका सबसे ज्यादा यूज है ना एग्जामिनेशन में होता है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2 लेक्चर्स, मैंने आज का लेक्चर और कल का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल लेक्चर तो खैर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए क्योंकि अगर बेस सही नहीं बनेगा तो यहां तक भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये 2 छोड़ दिया तो जितना हमने पहुंचे उतनी दूर तक खराब हो जाएगा। तो आप उस सेंस के साथ में आज वाले लेक्चर को लीजिएगा। चलिए साहब, आज के दिन पे हमारे लिए सबसे पहले कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट में 2 डिटरमिनेंट है, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, उससे स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले देखा जाए तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेंट फॉर्म है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हुआ करती थी जब एआईजे बराबर में एजेआई होता हो। कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के लेफ्ट और राइट, माने ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स एक दूसरे से सिमेट्रिकल हुआ करते थे। ठीक है, तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला करते थे। अब सिमेट्रिक डिटरमिनेंट भी बिल्कुल उसकी यही फॉर्म है, बस जिसमें एआईजे बराबर में एजेआई हो। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल वही एएचजी, एचबीएफ, जीएफसी, उम्मीद है याद होगा। ठीक है ना, ये अपने आप में सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। और अगर इसको सॉल्व करना आता है तो आपको याद होगा एबीसी प्लस 2fgh माइनस में एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, सबसे पहले तो अपनी कॉपी में ये डाल लीजिए कि दिस इज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट तब होती है जब, है ना, ट्रांसपोज करने पर वापिस सेम आंसर आ जाए। ठीक है ना भाई, माने ए ट्रांसपोज इस गढ़ो में वापिस ए दे दे। ओके, अच्छा, इनकेस अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए दे दे तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो दूसरा टाइटल डाल लीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट व्हेन ए आई जे बराबर में माइनस का ए जे आई, या इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए। ओके, इस केस में खास बात क्या होती थी, डायगोनल एलिमेंट 0 होते थे। और डायगोनल एलिमेंट 0 होने का मतलब ए आई आई, है ना, ए आई आई इज इक्वल टू 0। ए आई क्या चीज है साहब, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स इस केस में कैसे होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स इन द स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात तो अपने को ऑलरेडी पता है कि अगर बाय द वे ए आई जे बराबर में ए जे आई होगा तो हमने आई और जे जिस दिन इक्वल करा उस दिन ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई होगा, और 2 ए आई इक्वल टू 0 का इसका मतलब ए आई इक्वल टू 0 का। ये सब हम लोग पिछली बार तक पढ़ चुके हैं, तो बस सिर्फ आपको याद दिलाने की देर है। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल रखता हूं, लेकिन 2 रखूंगा और डिफरेंट कैटेगरी के रखूंगा। तो वो 2 एग्जांपल जरूर आप अच्छे से रख लेना। ठीक है ना, अच्छा, कौन सा है पहला एग्जांपल? फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का डी इज इक्वल टू दिस। ये अगर देखा जाए तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल के ऊपर और नीचे एक दूसरे से अपोजिट साइन के एलिमेंट्स हैं। तो ये अपने में स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होने की वजह से, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में भी ये कौन सा वाला ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो इसलिए हम लोग इसे इवन स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। राइट है ना भाई, क्या बोलेंगे, इवन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 0 माइनस माइनस का बी स्क्वायर, बोले तो बी स्क्वायर, माने इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर आ जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको यहां से समझ में आता है कि इवन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट अगर होती है, इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होती है तो उसका आंसर 0 नहीं होता। राइट है, लेकिन आंसर बी स्क्वायर है, ये भी दिमाग में रखना। अच्छा, अब मैं आपके सामने थर्ड ऑर्डर की रखता हूं। ठीक है ना, लेकिन थर्ड ऑर्डर की रखने से पहले आंसर क्योंकि बी स्क्वायर है तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आंसर है वो हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ये भी एक श्योरिटी दिख रही है ना। तो याद रखना, इवन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा किसी न किसी क्वांटिटी का स्क्वायर होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि अपने को ध्यान रखनी है। एक और इससे पहले कि हम आगे चलें, ऑलरेडी आगे वाली बात हमने पहले बता रखी है, लेकिन मैंने ये तब भी ये कह के बताई थी कि जब डिटरमिनेंट आएगा तब अलग से बताऊंगा। क्या बताई थी कि अगर थर्ड ऑर्डर की मैं आपके सामने स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट दिखाऊं तो आपको पता होगा प्रिंसिपल डायगोनल 0 है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ए इधर है तो यहां पे माइनस है, यहां बी है तो यह माइनस बी है, यहां सी है तो यह माइनस सी है, माने दोनों तरफ एक दूसरे से अपोजिट साइन के लोग हैं। अच्छा, अपोजिट साइन के एलिमेंट तो है ही, लेकिन अगर आपको पता हो तो इसमें एक काम और किया जाता है। अगर मैं इससे -1 कॉमन लूं, इससे -1 कॉमन लूं, इससे -1 कॉमन लूं, तो एक तरह से मैंने -1 का क्यूब कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, -1 कॉमन लेने पे 0 a माइनस बी दिखेगा, यहां पे -a 0 c दिखेगा, यहां पे b
माइनस सी 0 दिखेगा। लेकिन जो भी हमारा आंसर आया वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 तो आया, सो आया, लेकिन 0 ए और माइनस बी आया। ये माइनस ए बी 0 माइनस सी और सी 0 दिख रहा होगा। अब जो कुछ भी अभी दिख रहा है, हालांकि हमें ये दिख रहा है कि 9 अगर मैं इसे डी कहता हूं तो ये माइनस डी बन गया है, माइनस डी नहीं बना। अभी जो भी है देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी रो से मैच नहीं कर रही, क्योंकि ये 0 ए माइनस बी है, वो 0 माइनस ए भी है। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो मैं अगले केस में इसका ट्रांसपोज लेता हूं। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने पर क्या होगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 0 माइनस ए और बी यूं हो जाएगा, ये ए 0 माइनस सी हो जाएगा, और वो माइनस बी सी और 0 बन जाएगा ना। लेकिन आपको पता होगा ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, तो इसका मतलब ये कि जो भी हमारा आंसर आया वो क्या आया, माइनस का डी आया। तो इसका मतलब डी बराबर माइनस का डी हो गया। और अगर मेरे को ये पता चल गया कि डी इज इक्वल टू माइनस का डी हो गया, तो एक तरह से 2d बराबर 0 हो गया, इसका अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो आपके सामने ऑड ऑर्डर की, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो ऑड ऑर्डर बोलना चलता है, तो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट दिखाई, तो उसका आंसर क्या आया, 0 आया। और यही बात हमने किसी टाइम पे आपको बोली थी। कब, जब हम लोग आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहे थे। क्यों, क्योंकि उस समय पे जरूरत भी पड़ रही थी कई जगह पे। तो अभी भी, हालांकि अब तो खैर बहुत ही सीधा सीधा केस है, तो हम लोगों को ये तो समझ के चलना है कि जब भी इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो वो जरूर किसी न किसी क्वांटिटी का स्क्वायर होगी, माने वो 0 तो नहीं होगी। लेकिन ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, राइट है। तो ये दूसरी ऐसी चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है कि अगर, बाय द वे, ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगी तो हमेशा उसका आंसर कितना देगा, 0 देगा, राइट है। हाँ, वही मैंने -1 का क्यूब लिया, ये फाइनली माइनस का डी बन गया, 2d बराबर 0 बना, इसका अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। और फाइनली ये रिजल्ट लिख लेते हम लोग, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, जो कि बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है ना। अच्छा, तो फाइनली हमारे लिए 2 चीजें ऐसी है जो नोट डाउन करने की है। चले आगे, अगर आपने ये बातें लिख ली हो तो, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट तब होता है जब ए जे बराबर माइनस ए जे होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी, ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर वी कैन से, है ना। ओके, तो ये 2 बातें जो हमको सबसे पहले शुरू में बात करके रखनी थी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतना मस्त तरीके से क्वेश्चन आएगा, राइट है। जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन आ गया, किसी ने कहा ई की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब हमारे को दिख रहा है यार ये क्या क्वेश्चन है, ई की वैल्यू, ई तो यहां है ना सर, हाँ, तो ई की वैल्यू कैसे बता सकते हैं। ई की वैल्यू बताने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, अपन एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह 0 पुट कर दी, ये सारा आगे वाला जो एक्स से रिलेटेड है वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या रह जाएगा, ओनली ई रह जाएगा। और लेकिन अगर आपने एक्स की जगह 0 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करा तो डिटरमिनेंट भी पुट करना पड़ेगा, और अगर आपने डिटरमिनेंट पुट करा तो 0 का क्यूब प्लस 0 0 दे देगा, 0 -1 -1 दे देगा, ये अपने आप में 3 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये -4 दे देगा, ये माइनस का 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, और ये 0 दे देगा। और आपकी नजर इस पे पड़ेगी कि यार इसमें प्रिंसिपल डायगोनल 0 है। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के एलिमेंट, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के दोनों तरफ के एलिमेंट कहीं एक दूसरे के अपोजिट साइन के तो नहीं है। देखो साहब, -1 है 1, अरे यार ये तो अपोजिट साइन है। इधर देखो -3 है और यहां 3 है, अरे ये भी अपोजिट साइन है भाई, हाँ बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो इधर -4 है, इधर 4 है, वाह भाई वाह। तो इसका मतलब ये कि ये तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। 3 ऑर्डर बोले तो ऑड ऑर्डर, और ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ई की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब हमने क्या क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट करा, ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर निकली, और इसका आंसर हमेशा 0 होता है बाय रिजल्ट, ठीक है। इज इक्वल टू 0, इट्स अ रिजल्ट। बहुत काम का एक फंडामेंटल, बहुत काम की एक चीज जिसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ओके, तो आज अभी अपन ने शुरुआत के अंदर पढ़ लिया सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, जो कि बहुत काम की चीज थी। अच्छा, अब दूसरे काम की चीज पे चलेंगे। दूसरे काम की चीज है जो फिर एग्जामिनेशन में बहुत हिट है, उसका नाम है समेशन प्रॉपर्टी। जेईई मेंस इस पे बहुत बढ़िया वर्कआउट इन दिनों करने लग गया है, जेईई एडवांस तो खैर शुरू से जानता था, ठीक है। अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, बहुत गजब की प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। इसमें हम लोग डिटरमिनेंट पे सिग्मा का यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये सिग्मा
कैसे इसका यूज करते हैं, क्या है वो बताता हूं। देखो जरा, यूज ऑफ सिग्मा क्या है। बेसिकली जब भी हम लोग सिग्मा किसी भी डिटरमिनेंट पर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि सिग्मा में लोअर लिमिट और अपर लिमिट जरूर किसी ना किसी वेरिएबल से बनती है, नॉर्मली उसे आर कहते हैं, आर इज इक्वल टू 0 या आर इज इक्वल टू 1 to n, आपने अक्सर पढ़ा होगा सिग्मा के ऊपर, तो उसमें आर वेरिएबल हो गया। तो हम जब सिग्मा अप्लाई करते हैं किसी डिटरमिनेंट पर, सिग्मा अप्लाई करते हैं किसी डिटरमिनेंट पर, तो सिग्मा सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। बाकी सारी रोज अपने आप में कैसी रहती है, फिक्स रहती है, माने एज इट इज पड़ी रहती है, बाकी सब पे सिग्मा नहीं लगता। सिग्मा एक टाइम पे कितने पे लगता है, एक ही रो पर या एक ही कॉलम पे लगता है। तो याद रखना, पहली चीज जो सबसे पहले आपको लिखनी है कि व्हाइल अप्लाइज सिग्मा ऑल अदर एलिमेंट्स रिमेन सेम एज इट इज एक्सेप्ट द रो अप्लाइड टू सिग्मा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। पहली चीज आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि हम हर बार सिग्मा जब भी किसी पे अप्लाई करते हैं तो किस पे अप्लाई करते हैं, एक रो पर, एक रो के सारे एलिमेंट्स पे या एक कॉलम के सारे एलिमेंट पे, और बाकी कैसे रहते हैं, रिमेन सेम। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बोला कि हम सिग्मा उस पे अप्लाई करते हैं जिसके पास में आर होता है, क्यों, क्योंकि हमारा सिग्मा वेरिएबल आर के साथ में अटैच होता है। तो हमने आपके सामने जो डिटरमिनेंट लगा रखी है वो अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें P Q R S T V करके जो आपको दिख रही होंगी दो कॉलम, वो बिना आर के हैं, माने कोई उनमें फंक्शन ऑफ आर नहीं है। लेकिन अगर आगे के फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को अगर आप देखेंगे तो उसमें तीनों के तीनों अपने आप में फंक्शन ऑफ आर है। तो जैसे ही सिग्मा आप अप्लाई करोगे तो सिग्मा किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा जो फंक्शन ऑफ आर है। क्यों, क्योंकि सिग्मा पर अगर आपने ध्यान से देखा तो लोअर लिमिट आर है, अपर लिमिट भी आर की वैल्यू ही है, तो एक तरह से इसमें वेरिएबल कौन है, आर। तो ये सिग्मा भी उसी को पहचानेगा जिसके पास में आर पड़ा है। तो पहली चीज अपने को ये पता होनी चाहिए कि सिग्मा जब भी अप्लाई होता है तो किस पर अप्लाई होता है, सिग्मा हमेशा उस पर अप्लाई होता है जिसके पास में फंक्शन ऑफ आर हो। राइट है, एक बात। अच्छा, और अगर सर ऐसा हो जाता कि दो के पास में फंक्शन ऑफ आर होता तो, ठीक है ना, अगर दो के पास में फंक्शन आर होता तो उस केस में हम बहुत ध्यान से समझते, इस बात को बड़े ध्यान से सुना। जैसे मान लो आर वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा रो या कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, फिर उस केस में डिटरमिनेंट के ऑपरेशंस लगाएंगे और कैसे भी करके हम दो रोज या दो कॉलम में से आर हटा करके सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में आर को ले आएंगे, कैसे भी करके। मतलब हम सारे ऑपरेशन जितने भी अभी तक अपन ने सीखे वो सारे के सारे मंत्र जंतर लगा करके हम लोग सारा केस एक रो या एक कॉलम में लगा देंगे। माने जो भी जब भी हमारा सिग्मा अप्लाई होगा तो हम लोग जो हमारा जो सिलेबस की लिमिट है उस सिलेबस की लिमिट में हर बार सिग्मा एक रो या एक कॉलम तक ही सीमित रखेंगे और बाकी की दो रोज या दो कॉलम विल रिमेन एज इट इज, है ना भाई। तो याद रखना पहला पॉइंट क्या है, ये एक नोट है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक वेरिएबल इज प्रेजेंट इज मोर देन वन रो, देन फर्स्ट एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एंड देन अप्लाई द समेशन। और या तो एक्सपेंड कर करके आप करो या फिर मेक, इसको आगे भी लिख लीजिएगा, और यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड क्रिएट फंक्शन ऑफ आर इन वन रो ओनली, है ना। क्योंकि जब मैं रो बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम इस केस में हम बात कर रहे हैं वन रो या वन कॉलम, है ना। हम कैसे भी करके क्या करेंगे, फंक्शन आर का जो फंक्शन है वो दो रोज या दो कॉलम से हटा करके एक कॉलम या एक रो में ले आएंगे, बस इतना से काम करेंगे। अब कैसे यूज करना है वो बताता हूं आगे, सुनो। देखो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, यहां आपकी नजर पड़ी कि अच्छा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, माने हमारे को उन्हीं पे अप्लाई करना है जिसके पास में आर हो। अच्छा, क्या यहां आर है, नहीं सर, यहां है, हाँ है, यहां है, हाँ है। अच्छा, इधर तो बिल्कुल ही नहीं है, इन तीनों में, इन तीनों के पास भी आर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इन पे अप्लाई नहीं होगा। फिर अप्लाई कहां होगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे होगा। लगेगा तो पूरी रो पे लगेगा या पूरे कॉलम पे लगेगा। अब जैसे वन है, वन के पास में आर नहीं है बट उसके बावजूद भी सिग्मा उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब कैसे अप्लाई होगा वो देखिए। इन केस जैसे मैंने सिग्मा लगाया तो सिग्मा लगाते ही क्या होगा, सिग्मा लगाते ही वो सिर्फ सिग्मा 1, सिग्मा आर, सिग्मा 2 आर माइनस 1 बना देगा और बाकी सबका एज इट इज पड़ा रहने देगा। अच्छा, अब यहां पे भी दिमाग लगाना है। पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए, सिग्मा 1 का क्या मतलब है सर, सिग्मा 1 अगर देखा जाए तो यहां पे आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 0 से लेकर n तक कितने टर्म्स होते हैं, 0 से लेकर के n तक n+1 टर्म्स होते हैं, 1 से लेकर के n तक n टर्म्स होते हैं। तो 0 से लेकर n तक n+1 टर्म्स हो गए, तो एक तरह से ये 1 1 1 1 का सम करना है n+1 बार। और अगर आप 1 + 1 + 1 + 1 अगर n+1 टाइम्स करोगे
n+1 टाइम्स करोगे तो आपको पता ही है आंसर क्या आएगा, n+1। तो कहने का मतलब ये हटेगा और इसकी जगह क्या जाएगा, n+1 जाएगा। ओके चलो ये भी काम खत्म। अब दूसरे पे आ जाते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड हमारे को दिख रहा है सिग्मा आर। सिग्मा आर के अंदर आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से n तक। तो सबसे पहले क्या चढ़ेगा आर के नाम पे, 0। दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 2, चौथे नंबर पे 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या चढ़ेगी, n। और आप में सभी को पता होगा 0 को छोड़ दीजिए, 1 से लेकर के n तक का सम कितना होता है, n × n+1/2। ये हमने कहां सीखा था, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। ओके अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो थर्ड नंबर पे कौन है, 2r-1। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के n तक। सबसे पहले आर के नाम पे 0, आर की जगह 0 रखते ही -1, फिर आर की जगह 1 रखते ही 2 - 1 1, आर की जगह 2 रखते ही 4 - 1 3, आर की जगह 3 रखते ही 6 - 1 5 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर पे आएगा n रखने पे 2n - 1। अच्छा जिसमें से एक बहुत क्लासिक रिजल्ट जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, आगे भी रटा रखे, ठीक है। ये ऑड में अगर n टर्म्स हो तो उसे लास्ट टर्म 2n - 1 कहते हैं। ये ऑड में n टर्म्स का सम, ठीक है ना, हमेशा n² होता है। इसे याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का सम कितना हुआ, n²। और आगे क्या लिखा हुआ है, -1। तो फाइनली सम कितना हो गया, n² - 1। माने ये जब भी हटेगा इसकी जगह n² - 1 लगेगा। बस अब अपना क्या काम है, क्योंकि सिग्मा सिर्फ एक कॉलम पे लगा है तो इन सब में जो भी आंसर आए तो अपने इन आंसर्स को सिग्मा को हटाते हैं और उसकी जगह आंसर को लगा देते हैं। अगर लगाया तो इसकी जगह n+1, इसकी जगह n × n+1/2 और इसकी जगह n² - 1। और बाकी दो कॉलम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। जैसे ही करा अब आपकी नजर पड़ गई होगी क्या, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम पे ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल है तो आंसर 0। क्वेश्चन फिनिश। इतना शानदार क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है ना, एक आप कह सकते हैं ये बात कि इसमें डिटरमिनेंट का क्या यूज है। भाई देखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से किसका पार्ट है, ये पूरी तरह से किसका पार्ट है, पूरी तरह से सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का पार्ट है। लेकिन इसमें डिटरमिनेंट कब अटैच होगा, जब दो दो या दो कॉलम में आर आने लग जाएगा, तब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में लेके जाएंगी और फिर सिग्मा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई होगा। अब चलो आगे चलते हैं। खैर जब तक आपने कॉपी कर ही लिया होगा उम्मीद है पूरा। अगला फिर से सिग्मा आया, किस पे अप्लाई होगा, फंक्शन ऑफ आर पे। फंक्शन ऑफ आर कहां है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है नहीं है। तो पहली सेकंड रो में तो कहीं नहीं है। यहां आर दिखा नहीं दिखा, यहां दिखा यहां दिखा, इसका मतलब सेकंड और थर्ड रो में नहीं है। तो फिर कहां है, ऊपर है क्या, यस इसमें। तो सिग्मा अगर अप्लाई होगा तो कहां अप्लाई होगा, फर्स्ट रो में। तो सबसे पहला काम साइड में करा, अगर देखा सीधा सिग्मा अप्लाई करा, सिग्मा इन सब पे अप्लाई हो गया। अब यहां पे बड़ा ध्यान से समझने की चीज है, अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से सिग्मा में 2r² पूछा, आर की वैल्यू कहां से चालू हुई है, 1 से लेकर के n तक। सबसे पहले आर के नाम पे 1, चलो मेरे साथ रखो, 2⁻1 - 1 0। फिर आर के नाम पे 2, 2⁻2 - 1 2⁻1, फिर 2⁻2 एंड सो ऑन होते होते सबसे लास्ट में 2⁻n - 1। और ये क्या चीज है, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3। अगर आप देख रहे हैं ऊपर से डिग्री बढ़ रही है, माने क्या है, प्रोग्रेशन में कौन सा प्रोग्रेशन है, जीपी। ओके अच्छा, और 0 से लेकर के n - 1 तक, क्योंकि 0 से कहां तक है ये गाड़ी, n - 1, तो 0 से n - 1 तक कितने टर्म होते हैं, n। तो ये एक अपने आप में जीपी है, कितने टर्म्स की, n टर्म्स की। और जीपी का फार्मूला क्या होता था सम का, मैं भूल गया, हाँ शायद ये होता था a × r⁻n - 1 r-1। सही है ना भाई, हाँ ये देखो जो मैंने बोला वो और ये सेम है। मैंने बोला r⁻n - 1 अपॉन में r-1, आपको पता होगा माइनस कॉमन लेने पे सेम आएगा। अच्छा अभी क्या करना है, अभी सुनो बहुत ध्यान से सुना। ए कौन था, फर्स्ट टर्म बोले तो 1, आर कितना है इसका, हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की। नंबर ऑफ टर्म्स n, -1 अपॉन में कितना 2 - 1, तो फाइनली मेरे लिए कितना रह गया 2⁻n - 1। अच्छा अब जरा अगले वाले पे चलो, ये तो हुआ फर्स्ट। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड नंबर पे सिग्मा इस पे अप्लाई हो रहा है। सिग्मा जिस पे अप्लाई हो रहा है उसमें अगर आप इस 2 को देख रहे हैं ना, जिससे मैंने येलो कर दिया, ये एक ऐसा नंबर है जिस पर पावर में आर नहीं है। अगर जिस पे पावर में आर नहीं है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहां जाएगा, बाहर। अगर वो बाहर जाएगा तो 2 आ जाएगा बाहर और 3⁻r-1 हो जाएगा, और r = 1 से लेकर के n तक हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2 की जगह 2 रखो। अब जरा ध्यान से चलो, r की वैल्यू एक एक करके चढ़ाते जाएंगे, 3⁻0 3⁻1 3⁻2 और ऐसे कब तक, 3⁻n
n माइनस वन। और आप में से हर एक जना जानता है कि 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर n माइनस वन तक एक जीपी है। जीपी का सम का फार्मूला अभी अभी लिखा ही है। फर्स्ट टर्म ए की जगह 1, आर हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से, तो मैं 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन कर देता हूं। 3 माइनस वन कितना होता है? 2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, फाइनली आंसर कितना हो गया? 3 की पावर n माइनस वन। इसका मतलब मैं इसकी जगह लिखूंगा 3 की पावर n माइनस वन, इसकी जगह लिखूंगा 2 की पावर n माइनस वन, और ये भी लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे 5 की पावर n माइनस वन। उम्मीद ये बात समझ में आई होगी। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ रही होगी। और अगर ये पकड़ में आ रहा है तो बिना टाइम वेस्ट करे पलट दूं, माने इनकी जगह ये फुट करता चला जाऊं। चलिए फटाफट से मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग, बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में बोला था, हम 1 घंटे या 65 मिनट में तकरीबन वो सब करने की कोशिश में है जो लोग 1.5 घंटे या 2 घंटे में नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए सिर्फ कॉपी कर रहा हूं। 2 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 5 की पावर n माइनस वन, बाकी सब सेम। और आपको पता होगा फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो आंसर 0। चले आगे। ओके, अच्छा यहां तक मैंने कहा ना, यहां तक आप में से कई लोगों को ये प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज लग रही है, माने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का पार्ट लग रहा होगा। बराबर है, वहां तक भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आगे चलो, देखो अब थोड़ा डिटरमिनेंट के पार्ट पे आते हैं। जब सब तरफ आर यार फैला हो तो, और मैंने क्या बोला था, अगर भाई हर रो में आर है या एक से ज्यादा रोज में आर है, तो हम कोशिश करते हैं किसी एक रो या एक कॉलम को छोड़ के बाकी के आर हटा दिए जाए। तो पहला काम क्या, किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे पार्ट्स, सारे एलिमेंट्स फिक्स कर दो, माने उन्हें कांस्टेंट कर दो। कैसे कर सकते हैं भाई? मैंने सोचा ये अपना कॉलम 1 है, ये अपना कॉलम 2 है, तो एक काम करते हैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे मैं आर में से आर माइनस वन घटाऊंगा, यहां पे 1 रह जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटाऊंगा तो -1 रह जाएगा, और पीछे आर माइनस वन और आर पड़ा रहने देते हैं। अब सिग्मा लगा देंगे। अच्छा ओके, अब सिग्मा लगाओगे। हाँ, मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि हम किसी एक रो या एक कॉलम तक ही आर को सीमित कर देते हैं, बाकी सबसे कांस्टेंट, बाकी सब जगह कांस्टेंट भरवा देते हैं जहां आर का नाम भी न ले, और सिग्मा 1 पे अप्लाई कराएंगे फोर्सफुली। जैसे ऐसा होगा अब की बार ऐसा लगेगा। अब देखिए साहब, यहां साफ पता चल रहा है कि क्या सिग्मा में आर माइनस वन दिख रहा है, आर की वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक दिख रही है, तो मैं आर की पहले नंबर पे वैल्यू चढ़ाऊंगा 0, तो 0 चढ़ाने पे -1, फिर 1 चढ़ाऊंगा, तो 1 - 1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कब तक आता जाएगा? 100 तक। और 1 से लेकर 100 तक का सम, 1 से लेकर के 100 रखने पे 99 आएगा, है ना। 1 से लेकर 99 तक का सम n इंटू, है ना, बड़े ध्यान से समझना, n इंटू 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कहां से कहां तक का सम? 1 से लेकर 99 तक का सम। करेक्ट है ना भाई? अच्छा, ये तो ये हुआ, और ये आगे वाले दो जने 0 और -1 का सम -1 यहां लगा देते हैं, तो हमें सबको पता चल रहा होगा ये कैंसिल आउट हो तो 50। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो 4949 आएगा। सही है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4949। अच्छा, अब दूसरे वाले पे सिग्मा आर में अगर मैं रखता हूं तो आर की वैल्यू 0 से लेकर के कितने आ रही? 100 तक। तो जिस दिन मैं इसे खोलूंगा 0 1 2 3 से लेकर लास्ट टर्म आएगी 100, तो 1 से लेकर 100 तक का सम 50 ये तो बहुत सिंपल है, ये तो रटा हुआ है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज यहां रख दी। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा 50 और इधर 4949, आंसर आ जाएगा 9999। ये बात जमी। अब आप में से कई लोगों को ये कारण लॉजिक से समझ में आया होगा कि अगर बाय द वे एक से ज्यादा जगह पे आ रहा हो तो कैसे डील करना है। उम्मीद है आप में से सभी को ये पकड़ में आया होगा, और क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराने के मूड में हूं तो मैं इस समय पे ज्यादा आपको वेट नहीं करने दूंगा। थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए इशारों में चलते हैं आगे। ठीक है, अगला देखिए साहब, अब देखिए फिर से आपको दिख रहा होगा बीच का कॉलम में हर जगह n है, माने ये फ्री है, ये तो फिक्स्ड है। अच्छा, लेकिन यहां r है और यहां पर भी r है। ठीक है, तो हमारे पास में कॉलम 1 और कॉलम 3 में क्या है? r। तो अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा देंगे। ये तो जैसे कॉलम 3 है ना, इस कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा देते हैं। तो अगर मैंने इस r-1 में से अगर मैंने r घटाया तो -1 आएगा, इसमें से अगर मैंने 2r-1 घटाया तो 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यहां 2 आ जाएगा। सही है, यहां पे r³ -1 में से अगर r³ घटाया तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि मुझे पता चलेगा कि जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया मेरे पास इधर इतना आ गया, और क्योंकि अब ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो मैं अब r सिग्मा लगा सकता हूं। सिग्मा की प्रॉपर्टी लगाई इस पे। सही है, बस इसके बाद में आप सीधे सीधे, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तो समझा ही रखा है बार बार, तो बस मैं सीधा अब वैल्यू रख सकता हूं। ठीक है ना, तो मुझे इसके बाद में ये वाली वैल्यू दिख रही है, और जैसा हर बार होता है 2 रो 2 कॉलम
कोई भी चीजें दोनों में से आइडेंटिकल आ सकती है, आइडेंटिकल आई और आते ही आंसर 0 हो गया। ओके, तो आंसर कितना आ गया? 0। यस एग्जैक्टली। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन हर बार होगा? कह सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपको बचना हो तो फिर भी मेरे पास उसका भी उपाय है, मैं बताता हूं कौन सा, वो भी आप लिखना, पहले यहां तक लिख लो, या मेरे इशारे समझ गए हो तो अपन आगे चलते हैं। चलिए अच्छा जरा समझेगा, मैं आपको इसका छोटा तरीका सिखाता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड। ठीक है, जैसे इसमें आर की वैल्यू 1 है ना, सिर्फ एन इज इक्वल टू 1 पुट करो। एन इज इक्वल टू 1 पुट करने से क्या होगा, है ना, एन इज इक्वल टू 1 पुट करने से क्या होगा, आपका आर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या आप मेरी बात समझे, है ना? अब आप देख लो, आपके पास में सम करके देख लो, आपको अगर बाय द वे समझ में आता है तो आर की जगह पे जैसे आपने 1 पुट करा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओ सॉरी ऊपर वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह 1 पुट करते ही 0, ये 0, ये 0, तो आंसर 0 हो गया। कहने मतलब इसका वैल्यू 0, सी ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओ तेरी, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा सही है। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो अपने को इतना समझ में आ गया कि आर इज इक्वल टू 1 रख करके शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। तो अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि कहानी में या तो छोटा करना है क्वेश्चन को तो ट्रिक से करा जा सकता है, या फिर करा जा सकता है फंडों से। फंडे मतलब जो हम लोगों ने स्पेशल रिजल्ट्स बना के रखे, या क्वेश्चन करते करते हमारी प्रैक्टिस बन गई। और अपने को क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन करा, क्वेश्चन करने के दौरान हमारे को ये आइडिया पड़ जाता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली इस जगह तक आते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीच का जो स्टेप्स है उनको खाना चालू कर देते, मतलब कम करना चालू कर देते हैं, और फिर सीधा नेट रिजल्ट तक आते हैं। अच्छा, अब वैसे ही देखिए, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या, ओके, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है 2BC AP में, और ए बराबर क्या दिख रहा है, देखो एक डिटरमिनेंट ना मैट्रिक्स दिख रही है। अच्छा मांगा तो उसने, लेकिन डिटरमिनेंट है, अगर उसने डिटरमिनेंट ए मांगा है तो डिटरमिनेंट ए पे चलते हैं भाई। डिटरमिनेंट ए, ओके, माने इसी का डिटरमिनेंट। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बना रहा हूं तो देखो लाइन के अंदर पढ़ना, पहली रो में पढ़ने में आ रहा है 1 1 1, पहली रो में क्या पढ़ने में आ रहा है 1 1 1, है ना। अच्छा दूसरी रो में 2BC, मजा आता अगर ABC होता, तो अगर ये A होता तो ये पढ़ने में आता A अच्छा, अगर मैं एक 2 को A मान लू तो ABC, और ये A का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको याद है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 1, याद आया? हाँ सर याद तो आ रहा है, जिसके जवाब में मुझे लिखने चाहिए 3 ब्रैकेट, और ब्रैकेट में होता था A - B B - C C - A, तो A की जगह 2 - B B - C C - A, ऐसा। ये क्या निकला सर, ये अपना आ गया डिटरमिनेंट ए। अच्छा आगे ये दिख रहा है डेट ए, डेट ए का मतलब डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए बिलोंग करता है 2 से 16 में, डिटरमिनेंट ए बिलोंग करता है 2 to 16, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ए विल लाई इन बिटवीन 16 and 2, इसका ये मतलब हो गया इस लाइन का। अच्छा चलो ऊपर वाली लाइन पे देखते हैं, 2BC अपने आप में कैसे दे रखे हैं, AB पे, AP में 2B और C, अगर 2BC AP में है तो इसका मतलब ये कि B इज इक्वल में C + 2/2 है। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पास डिटरमिनेंट A आया है, क्यों ना मैं उसमें B की जगह ये वैल्यू रख दूं। अगर मैं रखता हूं तो यहां पढ़ने में आएगा 2 - C + 2/2, यहां पढ़ने में आएगा C + 2/2 - C, और यहां दिख रहा है मुझे C - 2। ओके, एलसीएम के जानकार लोग नीचे 2 देख रहे हैं, ऊपर 4 - C - 2 देख रहे हैं, तो 2 - C देख रहे हैं। अच्छा एलसीएम के जानकार लोग यहां भी 2 देख रहे हैं, यहां पे C + 2 - 2C, मतलब 2 - C देख रहे हैं वो लोग। ओके, यहां दिख रहा है उन्हें C - 2, C - 2। ओके, अच्छा बाहर मुझे 1/4 दिख रहा है, और यहां मुझे C - 2 का होल क्यूब आता दिख रहा है, ये आ रहा है मेरा डिटरमिनेंट है। और क्योंकि क्वेश्चन में देखो भाई, मैंने यहां तक तो सोच लिया, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ने क्या किया ना, इसे काफी छोटा कर दिया है। अब मेरे पास डिटरमिनेंट ए आ चुका है, माने मैं 2 चीजों को क्लब कर चुका हूं, और डिटरमिनेंट ए अपने आप में 2 और 16 के बीच में। इसका मतलब ये जो 1/4 C - 2 का होल क्यूब है, इट विल लाई इन बिटवीन 16 and 2, करेक्ट। अगर मैं इसको उधर भेज देता हूं, ये हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा C - 2 का होल क्यूब, और यहां हो जाएगा 64। और अगर देखा जाए तो C - 2 अगर मैं क्यूब हटाता हूं तो यहां रह जाएगा 4, और यहां रह जाएगा 2, और अगर मैं -2 हटाता हूं तो यहां हो जाएगा 4, याद है ना 2 को ऐड ही तो करना है, यहां C रह जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 6, 4 to 6, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मतलब करने वालों ने
जब क्वेश्चन देखा होगा तो उन्हें दुख तो नहीं होगा, उन्हें लगा होगा कि हाँ सर जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन कराए उनके आसपास ही कहीं फॉलो हो रही है, बस नयापन तो होना ही है भाई, क्वेश्चन एज इट इज तो आ नहीं सकता, लेकिन नएपन में भी पुरानापन तो है, मतलब पुरानी चीजें तो सामने दिख ही रही है। फिलहाल जिनको ये मेरी बात समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से वो बढ़िया है, नहीं तो अदरवाइज पूरे प्रॉपर तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये दो ऑपरेशन लगाएं और इन दो ऑपरेशंस के बाद में दो जीरो क्रिएट करें, और फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो वही स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा जो अपन ने सोचा था। आप चाहो तो पूरे लंबे रास्ते से जा सकते हैं और चाहो तो सीधा ये। फिर क्या करना है अपने को पता है 2b और c किस में है, एपी में, इसका मतलब b इज इक्वल टू c प्लस 2/2, तो मैं b की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो हाफ सॉरी 1/4 c माइनस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब क्वेश्चन में डिटरमिनेंट है 2 और 16 के बीच में, तो माने पूरा पूरा समान 2 और 16 के बीच में आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे इधर 8 हो जाएगा, इधर 64 हो जाएगा, क्यूब हटाने पर इधर 2 इधर 4 हो जाएगा, -2 की जगह +2 करने पे c अपने आप में 4 और 6 में आ जाएगा, माने ऑप्शन द्वितीय काम कर जाएगा। राइट है, ओके ओके ओके, ऑप्शन 2 मैंने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने समझ भी लिया और कॉपी भी कर लिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले टाइटल की तरफ। अगला भी एक बहुत गजब फंडा है जिस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मेंस और एडवांस दोनों लगातार बॉम्बारमेंट कर रहे हैं, लगातार हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है ना जो एकदम हर बार देते हैं, क्या चीज ऐसा ना जो दिमाग में लगाने लायक है, वो क्या, वो है थोड़ा डाइजेशन करने में, आपको इसको एक बारी में डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको लगेगा सुपर फंडा है। ऐसा कौन सा है जरा देखिएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले छोटू सी 2 इंटू 2 ऑर्डर माने सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर की दो डिटरमिनेंट अगर बाय द वे हमारे पास में ये हैं, ये और ये, तो अगर इनका प्रोडक्ट करा जाएगा तो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे नॉर्मली रो इंटू रो या रो इंटू कॉलम या फिर कॉलम इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो, चारों में से कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन 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 यहां पर भी एक और चीज स्पष्ट कर दूं, है ना, रो इंटू कॉलम अपन बुक्स में मल्टीप्लाई करते समय यूज करेंगे, लेकिन जब सोचेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि रो इंटू रो भी हो जाए तो भी चलेगा। तो रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, ये दो हमारे बहुत स्पेसिफिक जोन रहेंगे। उम्मीद है आप ये बात समझेंगे। देखिए मतलब कहने का, इसकी जब भी मल्टीप्लाई हुई तो या तो यूं करेंगे मल्टीप्लाई या फिर यूं करेंगे, तो आपकी जैसी इच्छा है वैसा आप जा सकते हैं, रो इंटू रो या रो इंटू कॉलम। जैसे मैं अगर भाई तो इन दो की मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर इन दोनों के प्रोडक्ट में ये आएगा, देखो जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा a1 l1 प्लस में a2 m1, ये आ गया, राइट है। फिर अगली बार क्या होगा, इस रो की इससे मल्टीप्लाई होगी तो a1 l2 प्लस a2 m2, ये आ गया, दिख रहा है ऐसे। तो अभी तक तो अपन ने किसकी बात करी, फर्स्ट रो की। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम b1 l1 प्लस b2 m1, ये वाली लाइन आ गई। अच्छा जैसे ही बाय द वे अगर बाय द वे इससे मल्टीप्लाई होगी तो b1 l2 प्लस b2 m2, ये वाली लाइन आ गई। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिला। आई एक्सपेक्ट कि प्रोडक्ट को लेकर के उतनी मारामारी अब बची नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में भी हम ऑलमोस्ट करके आए हैं। बस इतना सा और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम ऑर्डर डिटरमिनेंट्स कैन बी डन इन टू वेज, 4 वेज ऑल, लेकिन उसमें भी 2 प्रोमिनेंटली, है ना। कौन कौन से, रो इंटू रो या रो इंटू कॉलम, ये स्पेसिफिकली हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये और ये। हालांकि कर तो चारों तरीके से सकते हैं और चारों से सेम आंसर आता है। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो फिर मैं आगे चलूं। इस बार मुझे भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा, है ना। ओके अच्छा, अभी तो मैंने इसमें रो इंटू कॉलम करा, अब मैं जो थर्ड ऑर्डर की करूंगा उसमें रो इंटू रो से मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना, देखने का है। ठीक है, चलो देखिए अब मैं आपके सामने थर्ड ऑर्डर की 2 डिटरमिनेंट लिख लेता हूं, आप भी लिख लो। जैसे आपके सामने 2 डिटरमिनेंट आएगी, मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन एक एक करके उठाऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज बड़े ध्यान से देखना प्लीज, है ना। ठीक है, अब देखिए a क्रॉस b पहले से तैयारी कर ली इतनी बढ़िया से, क्यों, क्योंकि अपने आप में बहुत भारी वाला मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। मैंने जैसे बोला रो इंटू रो ट्राई करते हैं अपन, ये और ये। ठीक है, अच्छा देखो कैसे, सबसे पहले बाकी सबकी बत्तियां गुल कर दी, इन दो को चमका दिया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है, ये आकर के मल्टीप्लाई हो गए और इधर ऐड हो गए। फिर इसका सेकेंड उसका सेकेंड, ठीक है, ये दोनों आएंगे मल्टीप्लाई होकर के इधर जुड़ जाएंगे, प्लस इसका थर्ड, ठीक है, इसका थर्ड और उसका थर्ड, फर्स्ट होगा थर्ड, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है वो आएगा और जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, अब सेकेंड रो फर्स्ट, इसकी सेकेंड रो ले लेते हैं और उसकी फर्स्ट रो ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे मल्टीप्लाई होगी, हाँ देखो इसका फर्स्ट उसका फर्स्ट,
ओके, फिर अगले वाले के ऊपर आ जाते हैं, अगले वाले की बात करते हैं, इसका सेकंड उसका सेकंड, ठीक है। फिर अगले वाले की बात करते हैं, इसका थर्ड उसका थर्ड, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, अब किसके ऊपर बात होगी, इसका थर्ड और उसका फर्स्ट, अभी वही चल रहा है, मतलब हम बाकी सब गुल कर देते हैं। अब देखिए, इसका फर्स्ट उसका फर्स्ट, राइट है, प्लस अगली बार उसकी बात करते हैं तो इसका सेकंड उसका सेकंड, ठीक है। फिर अगली बार इसका थर्ड इसका थर्ड, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अब तो हो गया। हाँ, तो फर्स्ट रो का काम हुआ है अभी, माने इसकी सिर्फ अभी तक फर्स्ट रो की बात हुई है, अब इसका सेकंड रो की बात करते हैं। अब 1 2 3 वापिस से ऊपर चमकेंगे, देखो इसका फर्स्ट इसका सेकंड, तो जैसे ऐसा होगा आपको पता चल गया, ये और ये आएंगे, फिर अगली बार ये और ये आएंगे, राइट है, फिर अगली बार ये दोनों आएंगे ऐसे। फिर अब इसकी सेकंड और उसके सेकंड की बात होगी, देखो इसका सेकंड, फिर यहां से उठाएंगे, ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से चलती जाएगी बात, हर बार आगे आगे आगे, ठीक है, ऐसे लेते जाएंगे हम लोग। आई एक्सपेक्ट कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रो इनटू रो की मल्टीप्लिकेशन बनती जा रही है और हर चीज आपके सामने आती जा रही है, वहां से आती है यहां लगती है, वहां से आती है यहां लगती है, ऐसे, ठीक है। ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन तैयार है जिसकी आप लेने वाले हैं। समझदार व्यक्ति इशारे करते हैं। अब ये भी देखिएगा, अब इसमें आपने अगर बाय द वे ध्यान से देखा है तो एक बात समझ में आ गई होगी, क्या एक बात ये समझ में आई होगी कि हर बार जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे तो मैं इस साइड की एक रो फिक्स करता था और इधर वाली रोज को रोटेट करता रहता था मल्टीप्लिकेशन के दौरान। फिर क्या होता था, फर्स्ट वाली के साथ में सबकी मल्टीप्लाई होने के बाद फिर मैं सेकंड वाले को फिक्स करता था और इधर वाले को रोटेट करता रहता था। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात आपने ध्यान से देखी और सुनी है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ है छोटी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे मल्टी, हालांकि आप रो इनटू कॉलम करने में एक्सपर्ट हैं आई एक्सपेक्ट, लेकिन कई बार क्या होगा ना, जब हम लोग उल्टा सोचेंगे तो रो इनटू रो भी सोच सकते हैं और रो इनटू कॉलम भी सोच सकते हैं। तो आपको एक बार जरा ये दिखाना मेरे लिए मस्ट था, ठीक है। अब चलिए एक साक्षात एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, क्या है वो एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसमें रो इनटू कॉलम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को आइडिया रहेगा कि कैसे करना है। तो आप तो इससे ऐसे मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो अपन ऐसे ही करते हैं, इसको उठा के इधर रख लेते हैं, ठीक है। फिर अपन डिटरमिनेंट खोल लेते हैं। अब ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6 + 8 + 4 × 0 0 आया, राइट है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर यही रो रहेगी और ये कॉलम हो जाएगा। तो आपको पता है यहां से दिख जाएगा -1, फिर अगली बार दिख रहेगा -4 और 4 9 जा -36, ये आ जाएगा, सही है। फिर अगली बार क्या होगा, फिर अगली बार ये वाला कॉलम आ जाएगा, तो अब की बार हो जाएगा 3 -16 और 4 5 जा 20, ये आ जाएगा। अब आगे तो आता है, आई एक्सपेक्ट कि हाँ आप आगे का तो बना लोगे कि हाँ सर आगे का तो मेरे से बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या, इनको ऐड ही तो करना है, ऐड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन 2 डिटरमिनेंट का कैसा होगा, बिल्कुल मैट्रिक्स जैसा, ये हम कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स में रो इनटू कॉलम ही होता है, यहां पे हमारे को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है और ज्यादा रो इनटू रो भी। अच्छा, हमको रो इनटू रो इसलिए देखना है, मैं वापस याद दिला दूं, क्योंकि हम कई बार उल्टा सोचेंगे, उल्टा, जो कि बहुत मुश्किल है ये सोचना, जो मैं बता रहा हूं अब ये सोचना, इसी के लिए मैं कह रहा था यहां तक तो फिर भी ठीक है। अब ये जो चीज है ना जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, उसका क्या है, उसका डाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है पहली बार देखने पे। अरे यार ये क्या चीज है, और अगर आपने ये कर लिया जो मैं अब बता रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो एडवांस और मेंस का जो सपना है उसमें एक और आपने फेदर जोड़ दिया, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि ये पक्की बात है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पक्की बात रियलाइज होगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूं उल्टा सोचने का काम। रेडी, तो बस मैं कह रहा हूं ना, शुरू से लास्ट तक ऑडियो तो रखना ही रखना है, और साथ में ये जरूर रखना जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्लीज इसे ध्यान से देखना कि ऐसा कैसे सोचा जाता है। ये 2015 में क्वेश्चन आया था एडवांस में। ये इस तरह के क्वेश्चंस ने हमें फोर्स किया कि हम स्टूडेंट को कहें भाई तू उल्टा भी सोच यार। हाँ, क्यों, क्योंकि सामने वाला आ उसी गली से रहा है ना, तो अपने को भी तो आना चाहिए भाई। गाड़ी तो सभी लोग फर्स्ट गियर में डाल के, कई बार बैक में भी तो चलानी पड़ती, तो वो भी तो प्रैक्टिस कर लें। हाँ, तो ये ध्यान से थोड़ा बैक गियर के अंदर कार चलाने का टाइम आया। देखिए इतना तो सबको दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू -648 अल्फा ऐसा कुछ लिखा है। तो पहली बात तो अपन क्या साइड में करते हैं, और सबको पता है इसका स्क्वायर खोलना सबको आता है, डन। अच्छा, अब यहां से आपको पता होना चाहिए, ये 3 देख करके अगर आपको वो पिछला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका जो टाइम खाया था रो इनटू रो करते टाइम, अगर आपको याद हो तो उसकी फील आई जहां मैंने इतनी बड़ी सी एक डिटरमिनेंट बना दी थी। और अगर आपको वही डिटरमिनेंट याद आ रही हो तो आपको पता होगा कि उसमें भी 3 ऐसे थे,
हाँ, अब उससे आप अपने दिमाग को मैच करो, उस लेवल पे जाओ, राइट है। अब क्या करना है सोचो, देखो क्या सबसे पहला काम, दो डिटरमिनेंट खुद ही खोल लो, मल्टीप्लाई करके ऐसा बैठ जाइए, इक्वल टू में वो जो माइनस का 648 उसको थोड़ी सी देर के लिए कीप असाइड। अच्छा, अब देखो मैं आपके सामने दिखाता हूं, ये मुझे इसको देख के क्या फील आती है। मुझे फील आती है कि ये 1, ठीक है ना, ये इसमें इसमें मेरे को कोफिशिएंट दिख रहे हैं 1 2 1, ठीक है ना। अगर आप रो इनटू कॉलम देखना चाहे तो रो इनटू कॉलम भी देख सकते हैं, अगर रो इनटू रो देखना चाहे तो रो इनटू रो भी देख सकते हैं, मेरे को दोनों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे रो इनटू रो देखना होता तो मैं क्या करता हूं, 1 2 1, इनके कोफिशिएंट देख रहा है 1 2 1, और अंदर ही अंदर मुझे दिख रहा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वाकई में ही आता हो दिख जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे कर लो आप भले ट्राई। इसीलिए मेरे को रुक जाना चाहिए। देखिए ओरिजिनल क्लास होती है, मैं रुकता और आप बकायदा करके देखते और आपको पता चलता हाँ सर ये दोनों की मल्टीप्लाई से यही आ रहा है। अब सेम वे सुना, अब मैं इसके कोफिशिएंट पूछता हूं, याद है ना, उधर की एक रो स्थिर कर दी, फिक्स कर दी, अभी मैं उधर की रो को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहां पे आपके लिए सीन बनाऊंगा, देखो इनके कोफिशिएंट उठाए इस वाले के, तो यहां से उठेगा 1 4 4। जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, सोच लेना, देखा आपने दिमाग लगाया तो ये आएगा। सेम वे अगर मैं इसके कोफिशिएंट देख रहा हूं तो मुझे दिख रहे हैं 1 6 9, और जिस दिन वो इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, देख लेना। तो इसका मतलब मैंने आपके सामने इधर की डिटरमिनेंट तो पूरी बना दी बॉस, अब उधर की डिटरमिनेंट में अभी तक 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ही चढ़ा है। अच्छा, अब ये सर ये कैसे आया होगा, चेक करते हैं, रोको। अब जो भी हुआ होगा इसकी मल्टीप्लाई इस रो से हुई होगी, है ना। तो मैं इस तरह से कुछ चीजें क्रिएट करूंगा कि मुझे यहां 4 4 और अल्फा स्क्वायर मिले। देखो पहली बात मुझे पता है ये वाला 4 मुझे तब मिलेगा जब 1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी तब ये वाला 4 मिलेगा। अच्छा सेम वे अगर मैं इस 4 अल्फा को देख रहा हूं, इस 4 अल्फा को देख रहा हूं, तो 4 अल्फा मुझे कब मिलेगा, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये 4 अल्फा मुझे तब मिलेगा जब इस 2 की 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो ये 4 अल्फा मिलेगा। अच्छा, ये अल्फा स्क्वायर कब मिलेगा, जब इस 1 की अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो। तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये वाली रो जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगी ये मेरे को तीनों जने मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है या गलत है, आप इसकी जांच अगर करना चाहते हैं तो आप इसे एक काम कीजिए, पहले इसको हटा देता हूं। अब आप इस रो की इससे मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मल्टीप्लीकेशन से देखो, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों की, तो आपको पता है 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 2 अल्फा 8 अल्फा, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर। क्या ये आया, यस ये आ गया। इसका मतलब मैं बराबर सोच रहा हूं। तो आप में से सभी लोग ये बात समझ गए होंगे कि हाँ अभी तक तो सही जा रहा है सर, ठीक है। अब ये आखिरी वाला होगा ना, वो 100% स्टैंडर्डाइज होगा, माने पक्का कर देगा। जरा इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 इंटू 4 4 प्लस में 6 इंटू 2 और 12 अल्फा, और प्लस के अंदर 9 इंटू 9 अल्फा स्क्वायर। क्या बात है मेरे दोस्त, 4 डाला। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा हाँ यार मल्टीप्लाई तो बराबर हो रही है सर, ये तो उल्टा सोचने लग गए हम इस लेवल पे जाकर के। हाँ, अब आप ये लेवल की थिंकिंग डेवलप करने के लिए तैयार हैं। अरे बताओ भाई, आपको लिखना पड़ेगा आज तो, कि आपको बताना पड़ेगा कि आप इस लेवल की थिंकिंग डेवलप कर लेंगे या नहीं करेंगे। कर पाएंगे तो फिर मैं और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर भी और फॉरवर्ड हूं, मतलब मैं वरना मैं डर जाऊंगा, फिर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले 2 बार सोचूंगा, वरना वहां तक मल्टीप्लिकेशन तक ले जाकर के मैं बाहर निकल सकता था। बट मैं उल्टी थिंकिंग डेवलप करा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं चाह रहा हूं कि आप भी करो, क्योंकि एग्जाम की डिमांड है बॉस। मेरे को पता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो आपका बुरा नहीं करूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यस और नो तो बोल देना। अच्छा, अब देखिए साहब ये लाइन कैसे आएगी, इस 1 से 9 की मल्टीप्लाई करने पर ये 9 आएगा। ये 6 अल्फा इस 2 से 3 अल्फा की मल्टीप्लाई करने पाएगा। ये अल्फा स्क्वायर इस 1 से अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पाएगा। मैंने 3 जने सोच लिए, और इस पे पक्की मोहर कौन लगाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं इस दोनों सॉरी इसकी इससे मल्टीप्लाई, और क्या हो रहा है मेरे को आज, इसके इससे मल्टीप्लाई। तो देखो 1 की 9 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 4 की 3 अल्फा से मल्टीप्लाई 12 अल्फा, ठीक है। 4 की अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4 अल्फा स्क्वायर। क्या ये टर्म आ रही है भाई, हाँ आ रही है सर। 9 प्लस 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, सही सोच रहे हो सर, बिल्कुल। और अब आपको पता होगा आखिरी दांव किस पे खेला जाए, इस रो से इस रो की मल्टीप्लाई, और इससे हमें जाने का मौका मिलेगा इसरो माने चंद्रयान पर, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 अल्फा, और ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर। क्या ये है क्या, हाँ
ये है, ये तो इसका मतलब पक्का हो गया मोरे दोस्त। अरे वाह, तो अपन उल्टा चलना सीख रहे हैं, सीखे नहीं है, सीख रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं ना, इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना, सोच लो, बिल्कुल दिमाग से सोच लो भाई। मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोग तैयार हैं कि हाँ सर ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, अब क्या करोगे सर इसके बाद? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कहा देखो चल तो ये रहा है कि मुझे यहां से कुछ कॉमन शॉमन आता दिख रहा है और यहां से भी कुछ कॉमन शॉमन आता दिख रहा है। क्या आपको लगा? अरे अरे अरे, सोचो सोचो सोचो, गलत तो नहीं है भाई? आप में से किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये दोनों डिटरमेंट आगे पीछे हो गई हैं? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटरमेंट एक नंबर होता है, ये मैट्रिक्स होता तो ए बी और बी ए करने पे फर्क पड़ता था, लेकिन डिटरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डिटरमेंट ओनली वैल्यू होती है। तो मेरे को लगता है कि यहां तक की चीजें अब आपको जम रही होंगी। अच्छा, अब लेकिन सर ये और ये और ये तो यूं है और ये यूं है, इसका फर्क? मैंने कहा ध्यान करो, डिटरमेंट में पता चला, डिटरमेंट में हाँ ट्रांसपोज करने का भी असर, याद है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली का फर्क नहीं पड़ता। याद आ गया? ओहो, सही है सर, सही है सही है सही है, ओके ओके। अब देखो वापस आते मुद्दे पे, इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें अल्फा कॉमन आएगा, अल्फा क्यूब तो कॉमन ले लूं, बोलो तो ले लूं क्या? चलो अब एक काम करते हैं, इसमें से अल्फा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया उसे ध्यान से देखेंगे। रेडी? ओके। अभी क्या करने वाले हैं सर? अभी देखिए ये करने वाले हैं, इसको करते हैं अपन साइड में और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा माइनस का 8 अल्फा क्यूब बराबर इतना बन गया। सबको एक तरफ लेके चलते हैं, अल्फा क्यूब माइनस 18, 81 अल्फा बराबर 0, अल्फा कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 81, अल्फा की 3 वैल्यू आ गई चमचमाती हुई, और तीनों में से -9 मिल रहा है, प्लस का 9 मिल रहा है और 0 नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो बी और सी इज द राइट ऑप्शन। मन में आ रहा है, पक्की बात आ रहा है, सर ये इतनी फास्ट माइनस का 8 अल्फा क्यूब क्यों कर दिया आपने? ठीक है, वहां मैं कैसे करूंगा, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 2, ठीक है, इन दो का स्टार बनाने की तरफ चल रहा हूं, प्लस का 9, प्लस अब यहां से इन तीन का मिला के स्टार बन चुका है, ठीक है, तो यहां से बन गया प्लस का 12, राइट है, माइनस अब ज्योमेट्रिकल डायगोनल की बात करते हैं, 18 प्लस इधर से एक ट्राइंगल जो कि दे रहा है सम, मल्टीप्लाई करने पे 4 और इन तीन की मल्टीप्लीकेशन दे रही है प्लस का 3, क्या कहते हो आप, है ना? तो यहां से हो गया 21 और 23, और यहां से हो गया 21 और 4, 21 और 4 25, तो ये तो अपने हमें -2 दे रहा है, चलो हटाओ, ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया। तो -2 मैंने आपके सामने लिख दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन -2, ये अपने को पहला वाला फर्स्ट डिटरमेंट ये दे रहा है। सेकंड डिटरमेंट पे आते हैं, सेकंड डिटरमेंट आ जाओ फटाफट से फुर्ती से, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन 36, ट्राइंगल पे चलो, ये ट्राइंगल कितना दे रहा है 6, प्लस में दूसरा ट्राइंगल इस साइड से कितना दे रहा है 8, राइट है, बंद कर दो। अब ये वाला खत्म, अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल पे, ज्योमेट्रिकल में इन तीन का मल्टीप्लीकेशन दे रहा है 4, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन दे रहा है 18, ठीक है, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन दे रहा है 24, सही है। तो फाइनली मुझे दिख रहा है कितना 36 और 6 42, 42 और ये दे रहा है 50, 50 में से कितना भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा नहीं हुआ, अगर देखा जाए तो ये हो गया 18 और 4 22, 22 और 24 हो गया 46, 50 में 46 गया 4, ओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -8, जो कि सही है, मतलब सर सही कैलकुलेट करके रखते हैं, इसका मतलब सर कोई गड़बड़ नहीं मचाते, सर को एकदम बराबर कैलकुलेशन आती है। कई बार मिस्टेक तो हो ही जाती है, सर भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई बात नहीं। तो ये तो हुआ अपना मल्टीप्लिकेशन, यही स्पीड से वहां करना था। हाँ, एग्जामिनेशन में और कैसे करना होता है भाई, कितनी गर्मी होती है वहां, आप समझ सकते हैं ना, और इतना उसके अंदर भी आप अपना बिल्कुल बराबर बना के रखते हैं, वो तो आपका गजब पेशेंस लेवल है। तो सर ओके ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, जेईई मेंस ने 2014 में और पक्का किया हमारी इस बात को कि अच्छा अब स्टूडेंट से इस तरह की बातें करने का बहुत सही सीजन है। देखो क्वेश्चन में क्या था, कुछ अजीब सा दे रखा था, अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन में n जो है वो अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n दे रहा था, और साथ में एक डिटरमिनेंट दे रखी थी जिसकी वैल्यू k इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे रहा था, k का आंसर पूछा था। डरावना सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डरावना क्वेश्चन था। तो कोई बात नहीं, डरावना था, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप f1 बता सकते हैं कितना होगा? n की जगह 1 रखो, अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1, क्या आप इससे एग्री करते हैं? f2 सोच लो जल्दी से, n की जगह 2 रखोगे, अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, जल्दी जल्दी सोचना। f3 सोचो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सही है।
F4 सोचो, F4 की वैल्यू अल्फा 4 बीटा 4, यहां तक सही है ना भाई। अच्छा आपको पता होगा, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, F1 मांगा, F1 मांगा, F2 मांगा, F2 मांगा, F2 मांगा, F3 मांगा, F3 मांगा, F4 मांगा, इसके बाद कुछ मांगा ही नहीं। ये चार ही चीजें चाहिए आपको। अब मैं इन्हें भर रहा हूं, लेकिन भरने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, देखना, देखो साहब, भरते हुए देखना आप, सही है, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, इस F1 की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इस F2 की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया, इस F2 की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस F3 की जगह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो जो भरना था भर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या थी सर? इंटरेस्टिंग चीज थी इस 3 का हिसाब। ये क्योंकि सारे नंबर आपको दिख रहा होगा 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट का सम थे, तो इस 3 को भी हमने जानबूझ करके 1 1 1 माने 3 एलिमेंट का सम दिखाया। अब दिखाने से क्या होगा सर? भाई इसको दिखाते ही आप में से कई लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट के बारे में बात आई होगी कि हाँ सर प्रोडक्ट दिमाग में आया, हाँ 3 एलिमेंट थे। अगर 3 एलिमेंट थे, आओ जल्दी से मिला लेते हैं, सही है। आ जाइए, बताइए। देखिए मैंने आपके सामने 2 डिटरमिनेंट खोल दी और अब अपन फुर्ती से काटेंगे। देखिए रेडी, चलो देखो, बताओ 1 1 1 कब आता है? जब 1 1 1 की 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो। अच्छा, और ये 1 अल्फा बीटा कब आता है? जब 1 अल्फा और बीटा की इससे मल्टीप्लाई हो, सोच लेना आप। अच्छा सर ये कब आ सकता है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर? जब 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई हो। सोचो, जैसे ही आप इन 3 रो की पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने वाले के मल्टीप्लिकेशन से ये आ चुका होगा। आप सोचो इस बात को। मैं इसलिए शांत बैठा हूं ताकि आप में से कोई सोचे, लिटरली सोचे, बिलीव मी, ये बात मैं आपसे मजाक में नहीं कर रहा। ये जो मैं आपको कहने को, जो आपको सोचने को कह रहा हूं, आप सोचिए, क्योंकि बुक आपको चिल्ला के नहीं कह सकती कि आप सोचो कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन सर अपन कंफर्म तो तभी मानेंगे ना जब ये आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल। अब अगली रो के ऊपर बात करता हूं। मुझे ये चाहिए और इससे चाहिए, माने फर्स्ट रो की किसी से मल्टीप्लाई हो और ये आना चाहिए। तो ये 1 1 1 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 अल्फा और बीटा आ जाए? तो देखो ऐसा सोचते थे, याद करो, ये 1 कैसे आएगा? जब इस 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो। ये अल्फा कब आएगा? जब इस 1 की अल्फा से मल्टीप्लाई हो। ये बीटा कब आएगा? जब इस 1 की बीटा से मल्टीप्लाई हो। अब आपको मेरी अगर बात समझ में आ गई तो मैंने कहा था कि अब आप इसको चेक कर सकते हो सेल्फ। अब आप इस रो की इस रो से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा। आपको पता चलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आपका कंटेंट ये पड़ा है। डन। अब इस जगह पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा मैं, लिटरली कोई वेट नहीं कर रहा। अब मैं कर रहा हूं अगले, और अगली बात को मैं लिख देता हूं। 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाने के लिए 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, अभी भी मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई तो पहली चीज तो इसको सुंदर शब्दों में यहां लिख दिया। अच्छा, साथ में मैं आपको एक पुरानी चीज, क्योंकि 1 1 1 देखते ही अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करा तो मजा ही क्या, ये वाली चीज याद आ जानी चाहिए। और अगर आपको याद आ गई कि हाँ सर वाकई में ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो साहब, बी की जगह कौन है? अल्फा है, तो मैं यहां पे अल्फा लिख देता हूं, माइनस सी, ये इस सी की जगह कौन है? बीटा है, तो मैं यहां पे अल्फा माइनस बीटा कर देता हूं। यहां पे बीटा माइनस खाली जगह अल्फा माइनस बीटा, बी की जगह क्या है? बी की जगह अल्फा है, तो मैं यहां पे अल्फा लिख देता हूं। अच्छा सर अब ए की जगह क्या है? अब आप बताओ, ए की जगह 1 दिख रहा है आपको? इस ए की जगह क्या आपको यहां पे 1 दिख रहा है? तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा है और यहां पे 1 है। तो आई एक्सपेक्ट ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई होगी कि अच्छा मैच तो कर रहा है सर, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ये 1 अल्फा बीटा वापस से प्रकट कर देते हैं, इधर को साफ कर देते हैं। अब दिमाग लगाओ कि हाँ आपको दिखा कि नहीं दिखा। और अगर ये दिखेगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये, अगर इस डिटरमिनेंट का आंसर अगर आपके दिमाग में ये आया तो इस डिटरमिनेंट का आंसर भी यही आएगा। तो आप एक तरह से 2 बार यही चीज को मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर है 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस 1। फिर इसका भी आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1। और जैसे आप मल्टीप्लाई करके चुकोगे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख जाएगा आपको। क्या आपको यहां तक की कहानी पकड़ में आई? ओ ओ ओ। और अगर ये दिख रहा है तो आप इसका इससे कंपैरिजन करते ही तुरंत देखते ही बता दोगे कि सर इसका आंसर क्या है। सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से, कि के की क्या वैल्यू हो सकती है जो दोनों को सूट करेगी। मैं आपके सामने, अगर इसके सामने 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप में से हो सकता है किसी को यह संदिग्ध लगे कि सर ये 1 माइनस बीटा का स्क्वायर है, ये बीटा माइनस 1 का स्क्वायर है। तो मैं आपको बताऊंगा ये एक ही बात है। इससे आप 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसे 1 माइनस बीटा का स्क्वायर कह सकते हैं। कोई गलती वाली बात नहीं है।
और अगर ये और ये बराबर हैं तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 1। डन। और यहां से है ना, जैसे आप मैच कराओगे आपके पास k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ये जब क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं बोर्ड पे तो क्लास में ना एक शांति आ जाती है। और उसका मतलब ये नहीं होता बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उसका मतलब ये कि बच्चा है ना बड़ा ध्यान से शांति से देख रहा है कि अच्छा हाँ यार। क्यों? क्योंकि चीजें ना एकदम से डाइजेस्ट होने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तक वो मल्टीप्लाई करना सीखा था, आज वो रिवर्स ऑर्डर में सोच रहा है किसकी मल्टीप्लाई कैसे ये आया होगा। अब चलते हैं अगले पे। चलो नेक्स्ट, अगला टाइटल बहुत काम का, यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइटल है पूरी डिटरमिनेंट के अंदर, पूरी मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो ये जगह है। ये मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों ही जगह पे इक्वली पॉपुलर है। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर बात करने वाले वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नाम से पता चलता है कि जिसमें लीनियर इक्वेशन की बात चलती है। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 है। अच्छा डिग्री 1 है तो हम क्या है इसमें पहले ये समझते हैं कि हमको क्या क्या चीजें देखनी है। माने कुछ नए वर्ड्स होंगे, कुछ आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, उनके ऊपर पहले थोड़ा कमांड कर लेते हैं कि क्या कहानी होने वाली है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम लीनियर इक्वेशन में हम पहले दो तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, पहला है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट के नीचे अगर आप देख रहे हो तो लिखा हुआ भी आ रहा है कि एटलीस्ट वन सेट। कहने का मतलब ये कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। अब वो इसके बाद में बताता हूं कि एक से ज्यादा क्या आ सकते हैं। पहले फिलहाल तो दो तरह के मतलब आंसर आएंगे हमारी पूरी डिटरमिनेंट के। जब भी लीनियर इक्वेशन से हम डिटरमिनेंट बना के उसे सॉल्व करेंगे, उसके दो तरह के आंसर आएंगे। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, माना एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं आएगी, सब फाई आएगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया। और दूसरी बात यह कि या फिर आएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब हो सकता है एक सॉल्यूशन आए या ज्यादा भी आ जाए। अब एक या ज्यादा में क्या है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसी पे आईटी ने एक बार सिर्फ इसी लाइन पे एक क्वेश्चन फोड़ डाला था। वो है ये कि जो जिसे आप एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कह रहे हैं वो भी दो प्रकार का होता है। उसका नाम है यूनिक सॉल्यूशन या सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। माने उसने मतलब आईटी ने जब क्वेश्चन दिया तो आईटी ने दिया था, आईटी ने मतलब फील ही नहीं आने दिया। पहली बात तो इसका कि वो इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रहा है। उसने दो तीन लीनियर इक्वेशन दिया और सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन ये पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड दिस सिस्टम हैज टू सॉल्यूशंस। अच्छा, और स्टूडेंट मस्त होकर के सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड की किस वैल्यू पर आखिरकार दो सॉल्यूशन आएंगे। तो उन्हें यह ध्यान नहीं था कि ये पूरी कहानी में सॉल्यूशन आते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो यूनिक होगा या सीधा इनफाइनाइट होगा। दो तो कभी होते ही नहीं। तो अगर कोई देखता तो ऊपर ही खारिज कर देता। मतलब किसी ने अगर भाई तो किसी को याद रहेगा कि हाँ ये बेसिक बात भी पता होगी, अच्छा या तो सीधे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, माने एक ही हल आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, या सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। टू सॉल्यूशन थ्री सॉल्यूशन होते ही नहीं है तो वो वहीं टिक कर देता। मतलब आप सोच सिंगल लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन लोगों का इतना भी दिमाग नहीं क्लिक करा कि अच्छा वो ये भी पूछ सकता है। एनीवे, खैर आईटी अलग तरीके से सोचा करता है। और उसमें भी अब एक और बात ध्यान रखना, हम यूनिक सॉल्यूशन में भी दो तरह के नाम सुनेंगे। ठीक है ना, एक का नाम होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक का नाम होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये कि जब भी हमारे सारे आंसर जैसे एक्स वाई जेड की बात करते हैं तीनों जीरो आ जाएं, माने सारे वेरिएबल जो भी मतलब उस इक्वेशन में पूछे गए वो सारे के सारे जीरो हो। अगर सारे वेरिएबल्स का आंसर जीरो है तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए जितने भी वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है उनमें से एक भी जना अगर बाय द वे जीरो आंसर नहीं दे रहा, एक भी जना जीरो आंसर अगर नहीं दे रहा, बाकी मान लीजिए एक्स वाई जेड में से वाई दे रहा है जीरो और एक्स दे रहा है जीरो, परंतु जेड ने टू दे दिया, तो इसका मतलब जेड ने जीरो नहीं दिया। अगर तीनों जीरो देते तो ट्रिवियल में आता, लेकिन क्योंकि एक भी जना अगर बाय द वे जीरो देने से मना कर देगा तो उसे नॉन ट्रिवियल बोला जाएगा। तो याद रखना, इसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? एक्स वाई जेड में से कोई एक बागी हो गया, दो जने भी बागी हो सकता है तीनों के तीनों नॉन जीरो। तो मतलब ये कि एक भी अगर नॉन जीरो है तो उसे नॉन ट्रिवियल बोलेंगे। ध्यान रखना है ना। तो कहना मतलब ये कि व्हेन एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो किन किन शब्दों से हमारी जान पहचान हुई? हमारी जान पहचान हो गई, एक तो कंसिस्टेंट से, एक इनकंसिस्टेंट से, एक यूनिक सॉल्यूशन से, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन से और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से। माने हमारी जिंदगी में 6 नए शब्द घुस गए। अब ये 6 के 6 अपने को क्लिक करने चाहिए, है ना। काश मैं इसको मिटा करके आपको क्लिक करवा पाता। कि पहली बात ध्यान से सोचेगा, कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम सोल्यूशन तो आए। और इनकंसिस्टेंट जब सोल्यूशन ही नहीं आया, माने एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो हम लोग संभाल ही नहीं पाए, फाइव बोलना पड़ गया कि भाई कोई जवाब नहीं है हमारा, तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी किस तरह के सोल्यूशन आएंगे? कंसिस्टेंट में भी दो ही तरह के सोल्यूशन आएंगे, तो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में भी दो ही तरह के आंसर आएंगे, या तो तीनों जीरो होंगे, माने सारे वेरिएबल जीरो होंगे, या फिर कोई एक वेरिएबल जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। तो अगर बाय द वे देखा जाए सारे जीरो हो जाएं तो उसे ट्रिवियल बोलेंगे, और अगर उनमें से कोई भी एक भी बागी हो गया तो हम उसे नॉन ट्रिवियल बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो मेन वाकब है वो पहले समझ लिया। अच्छा, अब चलते हैं सबसे लड्डू बात पे, जिसे हम ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं, ठीक है, उसमें ही सारी बात का दम छुपा हुआ है, और वो है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ax बराबर b को सोचना। अब आप सोचेंगे ax बराबर b में क्या सोचा जा सकता है सर, आप कैसे, मतलब ax बराबर b में क्या सोच सकते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने ax बराबर b बोला है ना, या यूं समझिए कि आपने मुझसे x इज इक्वल टू में b बाई a बोला, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए दो बातें सोच के चलते हैं। पहला कि डिनोमिनेटर में a है, हो सकता है a जीरो ना हो सकता है a जीरो, सही है। अच्छा, अगर a ही जीरो हो गया, बड़े ध्यान से समझना, अगर a जीरो हो जाए और a जीरो ना हो, ठीक है, तो मैं a जब जीरो नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे दो बातें फिर करूंगा। अब मैं लिखता हूं b जीरो है या b जीरो नहीं है। भाई दो बातें हो सकती है ना, a ने तो मना कर दिया मैं जीरो नहीं हूं, अगर a ने मना कर दिया मैं जीरो नहीं हूं तो इसका मतलब b के पास तो चॉइस है ना, कि b ने कहा हो सकता मैं जीरो, हो सकता मैं जीरो ना हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर a जीरो नहीं है तो आपको हमेशा x इज इक्वल टू b बाई a ही सोचना है। अब a ने तो मना कर दिया मैं जीरो नहीं, मान लो a ने कह दिया मैं टू हूं, अब b ने कह दिया मैं जीरो, तो जीरो बाई टू, एक्स इज इक्वल टू में जीरो अपॉन टू। मान लो a ने कह दिया मैं तो मेरी वैल्यू टू है, और b ने कह दिया मेरी वैल्यू जीरो है, तो जीरो अपॉन टू का आंसर कितना हो गया? जीरो। माने हमारी कहानी में x का आंसर कितना आ गया? जीरो। हमारी कहानी में कितने वेरिएबल थे? एक, नाम क्या था? x, वो भी कितना आ गया? जीरो। और मैंने कहा था अगर सारे वेरिएबल, मतलब कहानी में एक ही वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल सारे वेरिएबल हुए ना, तो एक ही वेरिएबल था और वो भी क्या आ गया? जीरो। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन अपने आप में किस में आता है? यूनिक सॉल्यूशन में भी आता है। और यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है? कंसिस्टेंट में आता है। तो हम इसके आंसर में ये बोलेंगे कि हमारे को आंसर कैसा मिला? हमारे को आंसर मिल रहा है ट्रिवियल या यूनिक या कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर सर बी भी जीरो नहीं होता तो हमारा ए तो टू मान लिया था ना अपने, तो मान लो बी की वैल्यू वन आ गई और ए की वैल्यू टू आ गई, तो वन बाई टू आया, एक्स की वैल्यू वन बाई टू आई ना, क्योंकि बी तो जीरो है नहीं, बी कौन? ऊपर वाला, ए कौन? नीचे वाला। अपन ने तो एक बार ऐसा आइडिया ले लिया कि ए की वैल्यू टू है, तो अपना आंसर वन बाई टू आ गया। वन बाई टू वेरिएबल का आंसर आया, और हमारे को पता है कि वन बाई टू जीरो नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि आंसर कैसा आया? नॉन ट्रिवियल आया, ठीक है ना, नॉन ट्रिवियल। तो हमारा आंसर कहलाएगा नॉन ट्रिवियल, बट आंसर आया है, ठीक है ना। तो हम इसे यूनिक सॉल्यूशन में भी गिनेंगे, नॉन ट्रिवियल, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे सपोज करो ए जीरो होता, तो अगर सर ए जीरो हो जाए, तो मैंने कहा अगर ए जीरो होता है तो इसको पहले तो अपन कलर बदलते हैं ताकि अपनी कलर कोडिंग अलग चलती रहे, सही है। अच्छा, ए जीरो हो जाए तो कभी भी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए मत बोलो, फिर आप इसको प्रॉपर जिस रास्ते से उठाए था उसी रास्ते से सोचो, ए इंटू एक्स बराबर बी। भाई कहानी यहीं से शुरू हुई थी ना, वहीं से सोचना। अब ए क्या है? जीरो है, तो आपकी नजरों में जीरो इंटू, देखो दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है बी भैया कहते हैं मैं जीरो हो रहा हूं, हो सकता है बी भैया कहते हैं कि मैं जीरो नहीं हो रहा, दो ही तो बातें होंगी ना, बी या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो फिर आपको देखो जीरो इंटू एक्स, क्यों सर? क्योंकि ए को आप ऊपर ही जीरो मान चुके हो। देखो यहाँ पे आपने ए को जीरो माना है, तो आप ए की जगह जीरो भरोगे, तो जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो, और यहां होगा जीरो इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा। अच्छा, जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो होता है सर एक्स की किस वैल्यू के लिए? किसी भी वैल्यू के लिए, कुछ भी रख दो। तो माने आपके पास में एक्स के नाम पे कितने सॉल्यूशन आए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। आप एक्स के नाम पे कुछ भी रखो, वन रखो, जीरो इंटू वन बराबर जीरो, जीरो इंटू टू बराबर जीरो, जीरो इंटू थ्री बराबर जीरो, तो आप क्या बोलोगे? ये कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट तो परंतु कंसिस्टेंट तो है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलोगे या कंसिस्टेंट बोलोगे? दोनों एक ही बात है। अच्छा, जीरो इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप खुद सोचोगे कि यार ऐसा कौन सा एक्स आ गया कि जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करो और जीरो ना आए, तो आपको लगेगा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब आप कहोगे नो सॉल्यूशन, ये तो होता ही नहीं है। और अगर नो सॉल्यूशन हो गया तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। अब आप में से कई लोगों की थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चली होगी कि कैसे इनकंसिस्टेंट सोचता हूं, कैसे आप नो सॉल्यूशन सोचता हूं। यही बात मैंने यहां पे भी लिखी दोबारा, ताकि सुनने को दो बार मिल जाए। देखिए, दो बातें होंगी, पहली बात तो ए जीरो होगा या ए जीरो नहीं होगा।
ठीक है ना, a नॉट इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल में b बाई ए ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर a 0 हो गया तो उस पर बाद में बात करते हैं, पहले इस पे कर लेते हैं। अब देखिए दो बातें होंगी, या तो b 0 होगा या b 0 नहीं होगा। b कौन है? ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला 0 हो गया तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 दे देगा, माने x की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो मतलब हमारी कहानी में जितने वेरिएबल थे उसका आंसर 0 आ रहा है, और अगर कहानी में जितने वेरिएबल है उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट है। अच्छा, इधर की तरफ अगर देखा जाए तो अगर बाय द वे b 0 नहीं है तो नीचे वाला तो ऑलरेडी 0 नहीं है, तो नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो विल गिव नॉन जीरो। और अगर बाय द वे x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इधर वाले को तो ट्रिवियल बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, और इधर वाले को नॉन ट्रिवियल, यूनिक और कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। सेम वे यहां पे भी दो बातें होंगी, या तो b 0 होगा, और अगर b 0 हो गया तो मैंने जैसा बोला था कि मुझे ये अब a इंटू एक्स बराबर b जैसा दिखेगा, माने 0 इंटू एक्स बराबर b जैसा दिखेगा। और अगर b भी 0 हो गया तो मुझे 0 इंटू एक्स बराबर 0 दिखेगा। उस केस में x के नाम पे कोई भी नंबर चढ़ो तो माने इनफाइनाइट नंबर चढ़ सकते हैं, तो ये अपने आप में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उधर वाला तो नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। मतलब अपने दो बार एक ही चीज को सुना। अब ये हमारा पहला पड़ाव था, पहली इंपॉर्टेंट चीज का पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव था। ऐसे बहुत पड़ाव हैं अभी भी बाकी, ठीक है, लेकिन अभी वो आने वाले टाइम में अंदर है ना, तब तक आप ये सब नोट्स वगैरह बनाते चलना। क्यों? क्योंकि यही सबसे बेसिक बातें हैं, ठीक है। सीधा सीधा उस पर बात करना जरूरी नहीं है। अगला देखिएगा सेकंड नंबर पे, जिसको अपन को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, वो है 2 वेरिएबल लीनियर सिस्टम। मैंने कहने का मतलब अब की बार हमारे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम x है, एक का नाम y है। तो अपने पास में जो इक्वेशन आने वाली बट ऑब्वियस है, ax प्लस by इज इक्वल टू c टाइप की इक्वेशन आएगी। और अगर ऐसा आएगा तो क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है तो स्लोप भी साथ में लिख लेते हैं, राइट है। ऐसे ही दो लाइनें, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाता है, परंतु अगर दो वेरिएबल है तो हमारे को कम से कम दो इक्वेशनें चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास में सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है दो इक्वेशनें दी जाएंगी। तो अगर दो इक्वेशनें माने दो लाइनें, और दो लाइनें तो दो स्लोप हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये प्योर लाइन की इक्वेशन है, एक्स और वाई का आना माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक लाइन का बनना। एक लाइन का बनने का मतलब है कि अब अपने पास में लाइन होंगी तो लाइन को लेकर के तीन तरह की संभावनाएं होती हैं, वही हमारे तीन तरह के आंसर देती हैं। देखो, या तो दो लाइनें जो होंगी ना वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, वो आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है ना। या फिर दो लाइनें जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर दो लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगी। अगर बाय द वे कट करेंगी तो एक सॉल्यूशन देगी भाई, अगर बाय द कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन देगी। अगर एक सॉल्यूशन देगी तो उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे तो कंसिस्टेंट होगा, सही है। अच्छा, अगर बाय द वे वही सॉल्यूशन माने जहां वो कट करे वो ओरिजिन पे कट करेगा तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल देंगे। अच्छा, और अदर देन ओरिजिन पे कट करेगा तो उसे नॉन ट्रिवियल बोल देंगे, बट होगा यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि एक ही हल आ रहा है। अच्छा, अगर बाय द दो लाइनें पैरेलल हो गई तो आपस में एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे। अगर कट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि कोई हल ही नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन अगर बाय द दो लाइनें एक दूसरे पे अगर बाय द वे ओवरलैप्ड हो गई तो हम, या फिर अपने आप में कोइंसिडेंट लाइनें हो गई तो हम कहेंगे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो हम कहेंगे है तो कंसिस्टेंट। तो इस तरह से तीन पॉसिबिलिटीज हैं। और आपको पता होगा जब कोई भी दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उस केस में m1 बराबर m2 होता है, या m1 बराबर m2 से भी ज्यादा मैं ये कह सकता हूं a1 अपॉन a2 इज गुड में b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन c2 होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। सेम वे अगर कोई दो लाइनें अगर कोइंसिडेंट हो जाए तो अब होता है a1 अपॉन a2 इज गुड में b1 अपॉन b2 इज गुड में इज गुड में c1 अपॉन c2, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे पे कैसे हो जाए? कोइंसिडेंट हो जाए। और अगर बाय द वे दोनों लाइनें एक दूसरे से अलग अलग स्लोप की माने कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। माने यूनिक सॉल्यूशन का आना, या फिर नो सॉल्यूशन का आना, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का आना, तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? a1 a2 b1 b2 की आपस की कॉम्बिनेशंस पे। इसीलिए जब हम इसकी बात करते हैं, टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन से ज्यादा हम बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम में इनकी स्लोप्स की। अगर बाय द दोनों की स्लोप अपने आप में बराबर नहीं है, माने a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा, और कैसा सॉल्यूशन आएगा? ऐसा। अगर बाय द वे यही जो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन पे हो जाए तो ट्रिवियल बोलेंगे, और अदर देन अगर ओरिजिन कर रही है तो कहां बोलेंगे? तो हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल है। अच्छा, अगर बाय द वे तीनों बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे ओवरलैप्ड हो गई या कोइंसिडेंट हो गई, तो कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रही है। दोनों हैं कंसिस्टेंट क्योंकि आंसर आ रहा है। अच्छा, नॉन इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट तब होगा जब अपने आप में ये पैरेलल हो जाए, और पैरेलल होने का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट माने नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर हैं।
तो आज के दिन पे मैंने आपके अंदर बेस रख दिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अभी तक हम लोगों ने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पे बात कर ली है। अब ये और इस पे क्वेश्चन मैं आपसे अगली बार डिस्कस करूंगा। तब तक आप ये ही चीज अगर आपने नोट डाउन कर ली तो बेस्ट टू बेस्ट, अगर बाय द वे नहीं करिए तो अपने ट्यूटर भैया दे देंगे। तब तक मैं अगले के लिए चलता हूं, अगले के लिए मिलता हूं, मैंने अब जल्दी ही मिलता हूं, ठीक है। और जाता हूं आपके साथ में उसी प्यारे से संदेश के साथ में छोड़ते हुए कि इस बार अपने को बहुत करना है सम्मान और पाना है सम्मान माता पिता से, माता पिता को खूब